जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। कहानी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। बूढ़े सास ससुर की दर्द भरी कहानी। अरे माँ, आप तो जानती ही हैं, कुछ ही दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और इसी समय हमारी फुल टाइम मेड भी अपने गांव चली गई। बोल कर गई है 4 महीने बाद आऊँगी। अब इतनी जल्दी तो कोई नई नौकरानी भी नहीं मिलेगी और आप भी भाई के पास जाकर बैठ गई हो। ममता ने परेशान होते हुए अपनी माँ से कहा तो माँ बोली, अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। कोई नई नौकरानी ढूंढने की क्या ज़रूरत है तुझे। तेरे सास ससुर है ना, वो किस दिन काम आएंगे। भले चंगे तो हैं अभी वे दोनों, और फिर तू तो उनको दादा दादी बनाने वाली है। इतना तो कर ही सकते हैं ना वो दोनों तेरे लिए। जब तक ज़रूरत हो तब तक काम करवाना, फिर उन्हें चलता कर देना अपने घर से। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर ममता की आंखों में चमक आ गई। माँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने। शाम को जब उसका पति घर आया तो ममता मायूसी का मखौटा लगाए उसे चाय देने लगी। अरे ममता, क्या हुआ, उदास क्यों हो। मैं सोच रही थी आपकी माँ बाबूजी को कुछ समय के लिए यहाँ बुला लेती हैं। लेकिन 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 क्या। लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से कहीं सासू माँ और ससुर जी नाराज़ तो नहीं। अरे नहीं, मैं अपने माँ बाबूजी को अच्छे से जानता हूँ। हमारे बुलाते ही दौड़े चले आएंगे दोनों। अजी सुनते हो, आज आलोक फ़ोन आया था, शकुंतला जी ने चहकते हुए कहा। तो रामनारायण जी की तो जैसे खुशी का ठिकाना ही ना रहा। अच्छा, इतने दिनों बाद, चलो याद तो किया। उसने क्या कहता था, ठीक तो है वहाँ। दरअसल बहू की डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा है तो अपने घर बुला रहा था हम दोनों को। बेटे से बात करके तो शकुंतला जी की खुशी आत्मे आसमान पर थी। लेकिन अचानक ही रामनारायण जी और शकुंतला जी पिछली बातों को याद करके उदास हो गए। दरअसल 1 वर्ष पहले की बात है। शकुंतला जी और रामनारायण जी अपने बेटे बहू के घर कुछ दिन बिताने के लिए गए थे। उनकी बहू ममता जान चुकी थी कि उनके सास ससुर बिल्कुल सीधे साधे हैं, तो उसने इस बात का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। सारा दिन तबीयत खराब रहने का बहाना करती और सारा काम अपनी सास ससुर पर डाल देती थी। यह देखकर शकुंतला जी को अच्छा नहीं लगा, तो वह बहू से बोली, बहू, तुम्हारी ससुर की उम्र हो गई है, वे थक जाते हैं। मैंने आज तक उनसे घर के काम नहीं कराए हैं। थोड़ा बहुत तुम मेरे संग में काम में हाथ बटा दिया करो। घर में सास बहू के होते हुए ससुर काम करे, अच्छा नहीं लगता। इतना कहने की देर थी कि बहू ने तो हंगामा खड़ा कर दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। शकुंतला जी और रामनारायण जी चुपचाप खड़े अपमान सहन कर रहे थे और आलोक अपनी पत्नी के सामने कुछ बोल ही नहीं सका। शकुंतला जी और रामनारायण जी अपने सम्मान की रक्षा करते हुए अपने घर वापस आ गए थे। सावित्री जी पिछली यादों में खोई हुई थी। इतने में रामनारायण जी बोले, अरे शकुंतले, कहाँ खोई हुई हो, अभी तक सोच ही रही हो। पिछली सारी बातों को छोड़ो और जल्दी से सामान पैक करो। रामनारायण जी ने अपनी पत्नी शकुंतला से कहा, तुम तो जानती हो, आलोक की शादी को 10 साल हो गए हैं और कितने सालों बाद अब जाकर हमारे बेटे के घर खुशियाँ आई हैं। हाँ जी, आप ठीक कहते हैं। मैं जल्दी से सामान पैक कर लेती हूँ। सुनिए जी, मैं ज़रा नीलम को बोल कर आती हूँ कि हम कुछ समय के लिए अपने बेटे के घर जा रहे हैं। दरअसल रामनारायण जी और शकुंतला जी अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया हुआ था, जहाँ नीलम और विकास अपने प्यारे से बेटे गौरव के साथ रहते हैं। वे दोनों कैंटीन का काम करते हैं। पास में ही एक गवर्नमेंट बैंक है, तो उनका कैंटीन का काम बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ ही वर्षों में शकुंतला जी और नीलम का एक दूसरे के साथ खास लगाव हो गया था।
शकुंतला जी, अरे नीलम, ओ नीलम। शकुंतला जी ने आवाज़ लगाई। जी आंटी जी। नीलम कैंटीन से बाहर आई। अरे नीलम, एक खुशखबरी है, मैं जल्दी ही दादी बनने वाली हूँ। अरे वाह आंटी जी, ये तो बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। शकुंतला जी की खुशी में शामिल नीलम ने कहा, अब तो आप आंटी जी दादी बनने वाली हो। शकुंतला जी थोड़ी सी हंसी और मुस्कुराई और फिर बोली, हाँ नीलम, हमारे बेटे ने पूरे 6 महीने की तैयारी करके आने को बोला है। अभी तो सारी पैकिंग पड़ी है, तुम अपनी कैंटीन का काम निपटाकर मेरी ज़रा मदद करने आ जाना। शकुंतला जी बोली तो इतने में विकास की आवाज़ आई, नीलम, कैंटीन का काम मैं संभाल लूँगा, तुम जाओ और आंटी की मदद करो। नीलम ने शकुंतला जी की पैकिंग करने में मदद की और शकुंतला जी के साथ मिलकर उनकी बहू के लिए गोंद के लड्डू भी बनवा दिए। जाने से पहले रास्ते के लिए नीलम ने एक टिफ़िन पैक करके दिया। ट्रेन से वे दोनों अपने बेटे के घर जाने के लिए रवाना हो गए। उधर आलोक उन्हें स्टेशन से कार में बिठाकर घर ले गया। जैसे ही घर पहुँचे तो बहू से मिलकर शकुंतला जी और रामनारायण जी ने सारे मनमुटाव भुलाकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। शकुंतला जी ने घर के पहुँचते ही घर के सारे कामों की जिम्मेदारी ले ली। सारा घर का काम जो काम वाली की अनुपस्थिति में बिखरा हुआ था, शकुंतला जी ने आते ही बड़ी ही कुशलता के साथ व्यवस्थित कर दिया। रोजाना अपनी बहू को हेल्दी और पौष्टिक खाना बनाकर खिलाती थी। बहू की बातों में तो जैसे शहद ही घुल गया था। सारा दिन बस माँ जी बाबूजी, माँ जी बाबूजी बोल बोल कर उनसे अपने सारे काम करवा लेती थी। 9 महीने पूरे हो गए और ममता ने एक बेटे को जन्म दिया। दादा दादी के तो खुशी के मारे ज़मीन पर पाँव ही नहीं रह रहे थे। माँ जी, ये तो बिल्कुल मुझ पर ही गया है। सावित्री जी पोते को देखते हुए बोली, जी नहीं, मेरा पोता बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है और इसने तो मुझे गीला कर दिया। रामनारायण जी बच्चे को शकुंतला जी को देते हुए बोले। सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। बच्चा होने के बाद शकुंतला जी और रामनारायण जी ने बहू की खूब सेवा की। बच्चे का ख्याल रखना, रसोई घर के सारे काम और बहू के लिए अलग से खाना पकाना। शकुंतला जी और रामनारायण जी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहू को कोई तकलीफ ना हो, यही सोच कर के उसकी सेवा में हाजिर रहते थे और उनके घुटनों में भी दर्द रहता था। इसके बावजूद रामनारायण जी शकुंतला जी का बड़ी कुशलता के साथ साथ देते थे। रामनारायण जी घर के सारे कामों में उनका हाथ बटाया करते थे। देखते ही देखते 2 से 3 महीने बीत गए। बच्चे के लाड़ दुलार में शकुंतला जी और रामनारायण जी का समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। धीरे धीरे बच्चे को भी अपने दादा दादी के हाथों का स्पर्श की पहचान हो गई। ये बात बहू ममता को खटकने लगी। कुछ ही दिनों के बाद ममता की काम वाली बाई अपने गांव से वापस आ गई। शकुंतला जी ने मना करने पर भी उसने ये दलील देते हुए उसे काम पर बुला लिया कि मुझे अच्छा नहीं लगता बुढ़ापे में बापूजी माँ के संग बच्चे को संभालें और घर के काम भी करें। माँ और बाबूजी दिन भर काम करके बच्चे को संभाल कर थक जाते हैं। एक दिन शकुंतला जी बच्चे को चम्मच से दूध पिला रही थीं, तो बच्चे ने थोड़ी खांसी करते हुए उल्टी कर दी। बस फिर क्या था, ममता को तो जैसे बहाना मिल गया अपनी सासू माँ पर चिल्लाने का। ममता और आलोक ने बच्चे की सारी जिम्मेदारी आया को दे दी, लेकिन शकुंतला जी मुँह तो बच्चे में ही अटका हुआ था, इसीलिए ममता वर्ष कभी कभी बच्चे को उठा लेती थी। एक दिन जब दोनों बेटा बहू बाहर गए तो बच्चे को आया को देकर गए। बच्चा लगातार रोए जा रहा था। आया उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे का रोना बंद ही नहीं हो रहा था।
शकुंतला जी ने बच्चे का रोना देखा नहीं गया और आया के हाथ से बच्चे को ले लिया और उसकी नाभि पर हींग लगाने लगी। बच्चा चुप हो गया और दादा दादी का स्पर्श पाके मुस्कुराने लगा। कुछ देर में जब बेटा बहू वापस आए तो आया ने उनके कान भर दिए। मैडम, जब मेरी ज़रूरत ही नहीं थी तो मुझे काम पर रखा ही क्यों? आपके सास ससुर तो बच्चे को छूने भी नहीं देते। मुझसे झट से छीन लिया। अब मैं आपके घर का काम नहीं करूँगी। दोनों पति पत्नी शकुंतला जी और रामनारायण जी पर बरस पड़े और आया को मनाने लगे। शकुंतला जी और रामनारायण जी अपमान का घूंट पीकर रह गए। इतना सुनकर भी बच्चे के मुंह में बेटा बहू का घर भी तो छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। शकुंतला जी और रामनारायण जी दोनों कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगे। बहू तो पराई घर से आई थी, लेकिन बेटा तो अपना ही था। अब तो शर्म आती है मुझे उसे अपना बेटा कहते हुए। अब तो ये हाल हो गया कि सारा दिन बैठकर बच्चे को आया संभालने लगी और बहू अपनी माँ के साथ फ़ोन पर बातें करती रहती और शकुंतला जी और रामनारायण जी पर रसोई घर के सारे काम की जिम्मेदारी बढ़ गई। यहाँ तक कि आया का खाना भी शकुंतला जी को बनाना पड़ता था और शकुंतला जी से अपने पति को काम करते हुए देखा नहीं जा रहा था। रामनारायण जी को देखकर शकुंतला जी मन ही मन कुढ़ती रहती थी। एक दिन बहू ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी, आज आपके बेटे के कुछ ऑफिस के दोस्त घर आ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह का इंतज़ाम कर देना और चाय कॉफ़ी भी बना देना। शाम को जब आलोक के दोस्त घर आए तो उनको आदर सम्मान के साथ शकुंतला जी ने बिठाया। अपने हाथों से बनी लजीज स्नैक्स बनाकर खिलाए और रसोई घर में जाकर बर्तन साफ करने लगी। लेकिन अचानक उन्होंने जो सुना उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। आलोक के दोस्त के संग उनकी पत्नियां भी आई थीं। दोस्त की पत्नियां उसे कह रही थीं, ममता, तुम्हें काम वाली बाई तो बहुत अच्छी मिली हुई है। इतना लजीज खाना बनाती है, कितना पगार लेती है। हमारे लिए भी ऐसी काम वाली ढूंढो। ऐसा सुनकर ममता हंस पड़ी, लेकिन उससे इतना भी ना कहा गया कि ये नौकरानी नहीं बल्कि उसकी सासू माँ है। ममता ने तो छोड़ो, आलोक ने भी नहीं कहा कि ये मेरे माँ बाबूजी हैं। थोड़ी देर बाद शकुंतला जी अपने हाथ धोकर अंदर से बाहर आईं और सबके साथ बैठ गईं। आलोक के दोस्त और उनकी पत्नियां उनको अपने पास बैठा देखकर चौंक गए तो शकुंतला जी बोली, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, मैं कोई नौकरानी नहीं बल्कि आपकी सहेली की सासू माँ हूँ। आपकी सहेली ने आपको नहीं बताया तो मैंने सोचा मैं ही बता दूं। सारी सहेलियां चौंक गईं और हैरानी से ममता की तरफ देखने लगी। शकुंतला जी बोली, बहू, माना कि घर में नौकरानी रखना अच्छी बात है तुम्हारे लिए, स्टेटस के लिए, लेकिन अपनी ही सास को नौकरानी करार दे देना कहाँ का स्टेटस है। बहू उस समय तो चुप रही, लेकिन अपने दोस्तों के जाने के बाद उसने हंगामा खड़ा कर दिया। माँ पिताजी के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि उनका अपना बेटा भी उनका पक्ष नहीं समझ पाया। माँ, इतनी छोटी सी बात पर बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत थी आपको? आलोक ने कहा, मेरे दोस्तों के सामने आपने हमारी इंसल्ट करा दी। आप अपना मुंह बंद करके नहीं बैठ सकती थी? इतनी सी छोटी सी बात थी। छोटी सी बात? तुम्हारी माँ को यहाँ नौकरानी बना दिया गया और तुम्हें ये छोटी सी बात लगती है? माफ़ करना बेटा, आज तक हम सब चुपचाप सहन कर रहे थे, पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब यदि हम दोनों इस घर में एक पल के लिए भी रुके तो ये हमारा अपमान होगा। कहते हुए रामनारायण जी अपनी पत्नी के साथ सामान पैक करने लगे। ये सोचकर कि कहीं बच्चे का मुँह उन्हें रोक न ले, उसे दूर से ही देखकर निकल गए। जिस बहू की उन्होंने इतने नौ सेवा की थी, उस बहू ने बेइज्जती का इनाम देकर उन्हें घर से रवाना कर दिया और उनके अपने बेटे ने उन्हें रोका तक नहीं।
रामनारायण जी और शकुंतला जी पहली ट्रेन पकड़कर घर वापस लौट आए। रह रहकर एक ही प्रश्न दोनों को परेशान कर रहा था। उम्र के इस पड़ाव में जब बच्चों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, अब कैसे गुजारा करेंगे। महीने के किराए के अतिरिक्त कोई और अन्य कमाई का साधन भी तो नहीं था उनके पास, और सारी जमा पूंजी उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई पर और उसे सेटल करने में खर्च कर दी थी। शकुंतला जी को दिल ही दिल में ये सारी बातें कमज़ोर कर रही थी। घर पहुंचते ही जैसे ही घंटी बजाई, नीलम के बाहर आने से पहले ही गौरव बाहर आ गया। अरे दादा दादी, आ गए आप, कहाँ गए थे। हाथ जोड़ के नीलम ने दरवाज़ा खोला। नीलम के चेहरे पर उन्हें देखकर खुशी और हैरानी दोनों के भाव को वो समझ नहीं पा रही थी। उसकी अंकल आंटी तो 6 महीने का कहकर गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे, वह भी सारा सामान लेकर। उनके चेहरे के हाव भाव देख के वे सारा मामला समझ गए। अंकल आंटी, आप लोग थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नीलम ने कहा तो शकुंतला जी की आंखें नम हो गई। जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो रामनारायण जी को अपना आशियाना पाकर संतोष हुआ, लेकिन शकुंतला जी के दिमाग में रह रहकर वे बातें गूंज रही थी। जैसे ही अपने कमरे में कदम रखने लगे, उन्हें अचानक दिल में दर्द शुरू हो गया। इससे पहले रामनारायण जी उन्हें संभाल पाते, इससे पहले ही शकुंतला जी गिर चुकी थी। रामनारायण जी की आवाज़ सुनकर नीलम और विकास भागे भागे अंदर आए, लेकिन तब तक शकुंतला जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। रामनारायण जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। नीलम और विकास उन्हें जैसे तैसे संभाला, बेटे और बहू को खबर दी तो दोनों अंतिम संस्कार लोग चारी निभाकर चले गए। अपनी बाबूजी का हालचाल तक जानने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन किराएदारों ने उन्हें हर कदम पर सहारा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रामनारायण जी की हालत अब कुछ समय सामान्य होने लगी। दिन नीलम और विशाल का बेटा गौरव कुछ बीमार पड़ गया तो उसे कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रखा। रामनारायण जी शकुंतला जी के संग में रहकर खाना बनाना सीख गए थे, तो नीलम की अनुपस्थिति में रामनारायण जी ने कैंटीन का सारा काम संभाल लिया। सभी ग्राहकों को कैंटीन का खाना बहुत पसंद आया और बैंक में काम करने वाले की तो उनके खाने के दीवाने हो गए। उस समय रामनारायण जी को अचानक पता चला कि उनके किराएदार विकास और नीलम ने अब अपना मकान खरीद लिया है और वे वहीं पर दोनों अपना रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। दरअसल उन्होंने यह मकान तो 2 महीने पहले ही खरीद लिया था, लेकिन आंटी के जाने के बाद वो अंकल को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। इसीलिए अंकल को संभालने के लिए उन्होंने अपना गृह प्रवेश कुछ समय के लिए टाल दिया। ये बात जानकर रामनारायण जी विकास के पास गए और उसे बधाई देते हुए गले से लगा लिया। बेटा, मेरा इतना भी ख्याल मत रखो कि मैं तुम्हें जाने ही न दूँ। रामनारायण जी ने विकास को यह कह दिया कि वो बिल्कुल ठीक है और उससे सारी तैयारियां करवाकर उन्हें भारी दिल से विदा किया। लेकिन अब रामनारायण जी बिल्कुल अकेले हो गए थे और साथ ही किराए से आने वाली आय भी अब इस उम्र में अपना गुजारा कैसे करेंगे। जिस बेटे पर सारी जमा पूंजी खर्च कर दी थी, उसी ने बुढ़ापे में छोड़ दिया। उनके गालों पर आंसुओं की धारा थी। आगे भी जिंदगी कैसे कटेगी सोचकर ही उनका दिल बैठा जा रहा था। इतने में बेल बजी। देखा तो बैंक के कुछ लड़कियां बाहर खड़ी थी। रामनारायण जी के पास आकर टिफ़िन सर्विस के लिए आग्रह किया। अंकल, आपके हाथ का खाना बहुत लाजवाब होता है, प्लीज़ आप देखिए, सर्विस शुरू कर दीजिए। यह सुनकर रामनारायण जी कुछ सोच में पड़ गए। अंदर आकर अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने खड़े होकर ये कैसे संभव है, इस उम्र में नया काम कैसे शुरू करूं, लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है। अचानक सोचते सोचते उनकी आंखों में चमक आ गई।
मन ही मन में उन्होंने अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय ले लिया और विकास का घर कुछ ही दूरी पर था। नीलम को फ़ोन करके उन्होंने अपने घर मिलने के लिए बुलाया और टिफ़िन सर्विस शुरू कर दी। उसकी मदद मांगी। 2-3 दिन में नीलम की मदद से रामनारायण जी ने अपना काम शुरू कर दिया। अपनी मदद करने के लिए 2-4 लड़कियां भी रख ली, जो सारा दिन भाग दौड़ का काम संभालती। कुछ ही दिनों में उन्होंने अच्छी कमाई होने लगी। कुछ बैंक की लड़कियों को रामनारायण जी से इतना लगाव हो गया कि उनके घर पर किराए पर ही रहने लगी। आज रामनारायण जी का अकेलापन दूर हो गया था। एक दिन कुछ लड़कियों ने रामनारायण जी के खाने की तारीफ करते हुए उनके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते वीडियो तो आग की तरह फैल गया और रामनारायण जी के खाने बनाने की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अब उनका काम और भी बढ़ गया था। उधर उनकी बहू ने जब वीडियो देखा तो उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे सिर पर आसमान ही टूट पड़ा हो। तुरंत आलोक को दिखाते हुए बोली, देखो तुम्हारे बापूजी खाने की चर्चा पूरे देश में हो रही है। कितना कमाते होंगे। बाप रे बाप, तुम्हारी नौकरी से तो हमारे घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता है। अपने बापूजी से ही कुछ मदद मांग लो। उनका काम तो कितना अच्छा चल रहा है, तो क्यों ना हम उन्हीं के पास जाकर रहें। और वैसे भी तुम्हारी माँ तो जीवित नहीं रही, तो बापूजी भी अकेलापन लगता होगा। यह सब देखकर आलोक की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। पत्नी का कहना मानकर आलोक अपने बापूजी के पास जाने की योजना बनाने लगा। अगले ही दिन दोनों अपने बेटे के साथ रामनारायण जी के घर पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर बहू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां तो जैसे मेला सा लगा हुआ था, चारों तरफ से घिरे हुए थे। ये देखकर दोनों थोड़ी देर के लिए अलग से खड़े हो गए। अपने आप को आज वह अपने ही घर में पराया समझ रहे थे। रामनारायण जी ने उन्हें बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी उनको नज़रअंदाज करके अपने काम में लगे रहे। थोड़ी भीड़ कम होने पर बहू और बेटा दोनों रामनारायण जी के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए। रामनारायण जी ने चेहरे पर कोई भावना न दिखाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। अपने पोते को इतने दिनों बाद देखकर प्यार किया और फिर अपने काम में लग गए। इतने में आलोक ने पीछे से आवाज़ लगाई, बापूजी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आज से हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। रामनारायण जी ने उन्हें तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। इस बुढ़ापे में इज्जत के साथ रहना चाहता हूँ, किसी के घर का नौकर बनकर नहीं। अब ये सब लोग मेरा परिवार हैं, लेकिन बाबूजी इस घर पर हमारा भी कुछ हक है। बहू ममता ने कहा, हक तो कुछ लोगों का उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे घर से बेइज्जत होकर निकले थे। दूर से आए हो तो भूख भी लगी होगी, कुछ खाकर जाना। रास्ते के लिए भी खाना पैक करवा देता हूँ। पिताजी अपने काम में मस्त हो गए। आज उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव और गर्व भरी मुस्कान थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों, फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद।